नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है। उसी के थ्रू अपन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिसके थ्रू अपन समझ सके कि क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। और कुछ तो बात होगी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पे कि अगर अपन गेट के क्वेश्चंस देखें तो 12 से 15, या अगर लास्ट 10 ईयर्स के पेपर हम देखें तो 15 से 18 मैक्स 18 से 20 क्वेश्चन तो टीओसी के होते ही हैं। तो समझते हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन होता क्या है, और अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो गेट इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता। अब कुछ मूर्खों का कहना है, अल्पज्ञों का कहना है कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं प्लेसमेंट पे काम नहीं आ रहा होता है, या ऐसा देखा जाए तो कभी किसी कंपनीज में इसका क्या रोल होता है और कहाँ पे क्या होता है, ऐसा है उनका कुछ कहना। अब देखा जाए कि उनकी रिसर्च स्टडी थोड़ी वीक है, या वो समझना ही नहीं चाहते, या वो मूर्ख के मूर्ख बने रहना चाहते हैं। अगर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात की जाए तो ट्रैफिक एंड अगर इसका एप्लीकेशन देखा जाए तो ट्रैफिक एंड लाइट में भी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है। जानकारी आप खुद निकालिए क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है ये, बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर एक वीडियो में इसको कवर करें तो। लिफ्ट और एलिवेटर में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का यूज होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा वास्ट या बिग एरिया, वहां पे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यूज होता है। मार्केटिंग पे टीओसी का यूज होता है। कंपाइलर्स पे टीओसी का यूज होता है। क्वांटम लॉजिक में अगर अपन देखें वहां टीओसी का यूज होता है। और ऐसे काफी सारी फील्डें हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। फिलहाल जो मेन अपन का फोकस रहेगा वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का ही रहेगा, जिसको गणना का सिद्धांत भी कहा जाता है अगर अपन हिंदी विषय पे जाएं तो। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज भी कहा जाता है, TOFL। या कई कई ऑथर्स या कई कई राइटर्स इसको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या थ्योरी ऑफ ऑटोमेशन भी कहते हैं। तो अगर आप कहीं इसको ऐसे देखें तो कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों एक ही चीज है। तो चलिए आगे देखते हैं कि अपन क्या क्या इस पे कवर करेंगे। तो कंटेंट देख लेते हैं कि इस आगे वीडियो पे क्या क्या होगा। पहले तो इस पे कुछ बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे जिसके थ्रू अपन समझेंगे कि टीओसी किससे डील करता है। थोड़ी ग्रामर समझेंगे, थोड़ी बेकस नॉर्म फॉर्म पढ़ेंगे। और बेकस नॉर्म फॉर्म से भी पहले जो संस्कृत लैंग्वेज में जो फॉर्म चल रहा था, सनातन संस्कृति में कई सारी चीजें हैं जो पहले से दे दी गई हैं, जिसका कंप्यूटेशनल डिजाइन आज हो रहा है एट प्रेजेंट एरा पे, है ना। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, फिर एट लास्ट ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, उसको अपन भी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। ये बेसिक सी टीओसी की एक डेफिनेशन दे दी गई है कि 15 से 20 शब्द में अगर टीओसी को डिफाइन करना चाहे तो क्या है। तो टीओसी में क्या क्या पढ़ते हैं हम, एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटेशनल मॉडल पढ़ते हैं, उस मॉडल्स पे अपन ट्यूरिंग मशीन, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, ये सब पढ़ते हैं। फिर थोड़ा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटीज देख लेते हैं। बस टीओसी इतना ही नहीं है तो वास्ट, लेकिन अगर कोई 15 से 20 शब्दों में बोले कि टीओसी क्या है तो एक प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी कि टीओसी क्या होता है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि प्रोडक्शन रूल। ये तो चलिए कुछ अपन को ग्रामर से कुछ प्रोडक्शन रूल दिए गए हैं जिसके थ्रू अपन देख रहे हैं कि क्या कैसी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले अपन तो प्रोडक्शन रूल्स तो पढ़ लेते हैं कि या सेंटेंस के बारे में पहले बताया कि सेंटेंस क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होते हैं, एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं, फिर आर्टिकल क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखा जाए तो नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस। तो नाउन जो होगा वो मतलब है, ये बहुत सी बेसिक सी चीज है लेकिन लोगों को जिसकी जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ग्रामर क्या होता है। तो जो ग्रामर होता है, ग्रामर्स आर सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स आर यूज इन लैंग्वेज। तो जो ग्रामर होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है कि जो, और जो एक्सप्लेन करता है कि जो भी हमारे वर्ड्स है वो लैंग्वेज में कैसे यूज होते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी वर्ड्स अपन किसी भी सेंटेंस पे कहीं भी डाल दें। तो इसका एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज कंप्यूटर को भी अपन को देना चाहिए, वरना भारी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये वही सेंटेंस दिया, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन वन देखते हैं कि रिफर टू ग्रामर। तो रिफर टू ग्रामर तो दिया है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कंप्यूटर लॉजिक पे या कंप्यूटर पे ग्रामर कितनी प्रकार की होती है। अगर हिंदी पे जाएंगे तो एक इंग्लिश ग्रामर होती है, एक हिंदी ग्रामर होती है ना, वो तो अलग हो गया। लेकिन कंप्यूटर पे भी होती है। जैसे चॉम्स्की के अनुसार ग्रामर को उन्होंने 4 हिस्सों पे विभाजित किया। According to Chomsky hierarchy, the grammar was divided into 4 subcategories. That was type 0 grammar, type 1 grammar, type 2 grammar and type 3 grammar. अगर अपन 0 to 3 जाएंगे तो जो टाइप 0 होता है वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होता है, जिसपे लैंग्वेज जो एक्सेप्ट करता है ट्यूरिंग मशीन का यूज होता है।
जो टाइप 1 होता है वो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होता है, और जो लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करता है वो होता है कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज ना। टाइप 2 जो होता है वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है, जो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। इसी प्रकार टाइप 3 ग्रामर होता है, टाइप 2 कंटेक्स्ट फ्री हुआ, हाँ ठीक है। और टाइप 3 जो होता है वो तो रेगुलर ग्रामर होता है, जो रेगुलर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर अपन इसका ग्राफ देखेंगे तो ये टाइप 3, फिर टाइप 2, फिर टाइप 0, फिर टाइप 1 से होता है। यानी अगर अपन लो टू हाई चलेंगे तो पहले रेगुलर ग्रामर होगा, फिर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा, फिर कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होगा, उसके बाद होगा अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, जिसको रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी कहते हैं। तो टाइप 3 से फाइनाइट ऑटोमेटा का डील चालू होता है। फिर फाइनाइट ऑटोमेटा की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो पुश डाउन ऑटोमेटा लेता है। फिर पुश डाउन से क्या होता है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा लेता है, और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से वो ट्यूरिंग मशीन तक जाता है। ट्यूरिंग मशीन बहुत ही एडवांस चीज है, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन रहती है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं जो कि टेप का यूज पड़ता है। वो टेप क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट लेंथ की होती है। और चलो उसको आगे तो देखेंगे। आगे सेंटेंस दिया है, नाउन फ्रेज दिए हैं, ट्रांसिटिव वर्ब दिया है, क्या होता है, एडजेक्टिव वगैरह क्या होते हैं, इसके बेसिक जानकारी होना चाहिए कि नाउन क्या है। नाउन इज अ प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जिसको हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। एडजेक्टिव होता है जो किसी चीज की विशेषता बताता है, कि आदमी लंबा है तो लंबा नहीं, आदमी हाँ मतलब विशेषता बताता है देखा जाए तो। वर्ब होता है कि वर्ब बोले तो क्रिया, अगर कोई क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है तो दौड़ना उसकी क्रिया है, वो सो रहा है तो सोना इसकी क्रिया है, ये बताता है। एडवर्ब होता है कि क्रिया की विशेषता बताता है, तो इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे एक नया शब्द दिखेगा, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। अगर हिंदी टर्मिनोलॉजी में जाएं तो ट्रांसिटिव वर्ब आपका हो जाता है सकर्मक क्रिया, और इनट्रांसिटिव वर्ब हो जाता है कर्मक क्रिया। अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया की भी जानकारी होना चाहिए। अगर हिंदी शब्दावली पे जाएं तो क्रिया जो कर्ता की बजाय कार्यवाही पर असर डालती है, ऐसी क्रिया जो कर्ता की बजाय, करते इन द सेंस जो पर्सन है, जो पर्सन काम कर रहा है, उसके बजाय वो जो कार्य कर रहा है उस पर ज्यादा असर डालती है ना। और कर्ता का काम किसी और चीज से प्रभावित करता है। तो ये बेसिक नॉलेज है। हिंदी में इसकी डेफिनेशन जाए तो बहुत हाई लेवल की हिंदी लग जाएगी, तो वहां पर अपन नहीं जाते हैं। बाकी 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 ठीक है, ट्रांजिट हो सकर्मक क्रिया बाकी आगे देखते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, उस पर कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। ट्रांसिटिव सेट ऑफ टर्मिनल्स और सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स दिए हैं शब्द अपन को, तो चालू करते हैं। द स्लीपी हैप्पी टर्टल्स हेयर पासिस रन्स क्विकली, अपन को सेट ऑफ टर्मिनल दिए हैं। सेट ऑफ नॉन टर्मिनल अपन को नाउन दिया है, फ्रेज दिया है, ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब, इसी के थ्रू। और जो प्रोडक्शन रूल अपन ने वो सेकंड या थर्ड स्लाइड पे देखी थी वो है। नॉन फ्रेज क्या होते हैं सब उन्होंने डिस्क्राइब कर लिया, कुछ ज़्यादा इस पे बताने वाला है नहीं। तो अपन आगे बढ़ते, जो मेन फोकस अपन का होगा वो ट्यूनिंग मशीन, पुश डाउन ऑटोमेटा और रिबेकस नॉर्म फॉर्म पे होगा। एडजेक्टिव यहाँ पे जैसे इस पे इधर पे देख सकते हैं आप, ये मेन ये पार्ट हो गया कि एडजेक्टिव हैप्पी, नाउन टर्टल्स, ट्रांसिटिव वर्ब है, इनट्रांसिटिव वर्ब है, क्विकली ये सब हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अपन का चालू होता है कि यूज ऑफ सेट ऑफ इंट्रोडक्शन टू शो दैट ईच ऑफ द सेंटेंस इज वैलिड सेंटेंस। अब अपन को जब अपन पीछे जाएंगे तो वहाँ पे सेट ऑफ प्रोडक्शन दिया था जहाँ हमने ग्रामर की डेफिनेशन देखी थी। अब यहाँ पे अपन को एक सेंटेंस दिया है, अब उस प्रोडक्शन रूल के थ्रू अपन को बताना है कि सेंटेंस वैलिड सेंटेंस है कि नहीं। अब वैलिड सेंटेंस के लिए सेंटेंस के पास एक नाउन फ्रेज होना चाहिए, इंट्रांसिटिव वर्ब फ्रेज होना चाहिए, आर्टिकल होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, जिसका एक प्रॉपर सिंटेक्टिकल वैल्यू होती है, यानी एक प्रॉपर जिसका सिंटेक्स होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एडजेक्टिव भी शो कर दिया। और फिर क्या है इसमें कुछ स्टेप इसमें गायब भी कर दी गई, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ही मतलब ऊपर नीचे हो जाता। तो ये बेसिक सा है कि पहले क्वेश्चन पे था हैप्पी सेंटेंस दिया है, तो उस पर क्या आर्टिकल है, क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, उसको प्रॉपर से दर्शा दिया गया है। तो 3 स्टेप करने के बाद हैप्पी टर्टल्स अपन को मिल जाता है कि द आर्टिकल हो गया, हैप्पी उसका एडजेक्टिव हो गया, और हेयर नाउन हो गया, और रन्स उसका इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। ना एक प्रॉपर अपन को एक फैक्टर या तो एक तो वैल्यू नहीं बोलेंगे, सेंटेंस मिल रहा है फ्रेम होने के बाद। इसी प्रकार द स्लीपी टर्टाइज रन्स क्विकली देखेंगे, जब इसका भी अपन नाउन फ्रेज पे करेंगे तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब फ्रेज हो जाएगा। फिर उसको अरेंज करेंगे कि आर्टिकल कहाँ जा रहा है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब फ्रेज क्या है। फिर वो 3 से 4 स्टेप के बाद जब उसको अरेंज करते जाएंगे तो जो प्रॉपर आंसर मिल जाएगा अपन को, वो समझ में आ जाएगा कि क्या है, कि अपन का ये है। इसी प्रकार सिमिलरली थर्ड वाला भी कर लेंगे, कोई इतना इस पे बताने वाला जानकारी है नहीं, है ना।
इस पे क्या एल्गोरिथम, जो हमने प्रोडक्शन टूल बनाया अब उसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। शॉर्ट है, एल्गोरिथम ज़्यादा बड़ा नहीं है कि पहले देखते हैं। स्प्लिट द सेंटेंस इनटू 2 वर्ड्स, सेंटेंस को अपन को पहले वर्ड्स में डिवाइड कर लेना है, फिर अपन को इनिशियलाइज करना है ग्रामर सिंबल के साथ। फिर क्या स्टैक का यूज होता है, अब कहीं ना कहीं वो चीज़ों को स्टोर तो करनी है ना। तो स्टैक का यूज होता है, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं फिर उसका पुश और पॉप ऑपरेशन हो जाएगा। फिर वो सिंबल्स चेक करेगा, फिर वो सेट ऑफ टर्मिनल और सेट ऑफ नॉन टर्मिनल भी देखेगा कि क्या है, उस वर्ड्स को लेगा, उस हिसाब से चेक करेगा। तो बेसिक सा ग्रामर है इसका, कुछ इतना ज्यादा लोड वाली बात नहीं है कि एक रॉकेट साइंस है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये सब। अब इस पे आता है डेरिवेशन ट्री। डेरिवेशन ट्री को डिराइव ट्री भी कहा जाता है, और ये बेसिकली सिंटेक्स ऑफ स्ट्रिंग को देखता है, सिंटेक्स स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिंग को देखता है। हाँ सही बात है। तो वही जो क्वेश्चंस था उसी पे अपन अभी चल रहे हैं कि द हैप्पी हेयर टर्टल्स दिया है। अब इस पे क्या उन्होंने बोला कि इसका डेरिवेटिव ट्री बनाओ, यानी अपन को उसका सिंटेक्स स्ट्रक्चर देखना है। जो भी ये द हैप्पी हेयर स्ट्रिंग अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहा जाए तो एक सेंटेंस नहीं होगा, ये एक स्ट्रिंग होगा। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को स्ट्रिंग बोलते हैं ना। और तो सेंटेंस को दो हिस्सों में विभाजित किया, तो सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू, हम लोग इस वीडियो पे हिंदी इंग्लिश दोनों को रखेंगे ताकि सहजता हो हिंदी वालों के लिए भी इंग्लिश वालों के लिए। तो द सेंटेंस इज नाउ डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्मेट। The first format will be noun phrase format and the second format will be intransitive verb format. Now noun phrase consist of article, adjective and noun phrase है तो noun तो हो गई। अगर intransitive verb phrase देखा जाए तो उसमें intransitive verb होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आर्टिकल अपन को पता है ए एंड दा होता है, तो आर्टिकल ने अपन ने क्या किया, आर्टिकल पे दा डाल दिया, एडजेक्टिव पे हैप्पी डाल दिया, नाउन पे हेयर डाल दिया, और इंट्रांसिटिव वर्ब्स पे रन डाल दिया। बस बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन, इस पे ज्यादा लोड देने नहीं है। सेकंड क्वेश्चन था द टर्टल पासेस द हेयर। अब इस पे क्या है, नाउन फ्रेज है, इंट्रांसिटिव वर्ब फ्रेज है, फिर नाउन फ्रेज है। अगर इसको चाहें तो अगर सेंटेंस फ्रेम नहीं करना है तो नाउन फ्रेज को ही लेफ्ट पे लिख के 4 बार लिख दो, आर्टिकल नाउन। चूंकि इस पे क्या है, 2 आर्टिकल है और 2 नाउन है, तो अपन ने क्या किया कि इसको 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। अगर चाहें तो वहां भी लिख सकते हैं, कोई इतना वो नहीं। अलग अलग ऑथर में आप अलग अलग बुक देखेंगे तो उस पर अलग अलग तरीके से चीजें डिस्क्राइब की गई होती हैं। तो आर्टिकल नाउन ये सब तो बेसिक बता दिया कि नाउन क्या, इसका तो बेसिक नॉलेज ये है कि आपको आर्टिकल क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये भी वैसे ही है, समझ रहे हैं। हाँ अब इस पे आता है फेज स्ट्रक्चर ग्रामर। फेज स्ट्रक्चर ग्रामर का क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे समझते हैं। फेज स्ट्रक्चर ग्रामर, construct a phase structure grammar that generates all signed decimal constructing a signed either plus or minus a non-negative integer and a decimal fraction that is either the empty string or a decimal point followed by positive integer where the initial zeros हाँ इन एन इंटीजर आर फॉलोड। तो आंसर देखते हैं। अगर अपन कोई भी इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि या तो वो प्लस होगी या तो वो माइनस होगी। प्लस और माइनस वो साथ में तो हो ही नहीं सकती, और होगी तो उसकी 2 वैल्यूज आएंगी, या तो प्लस, एग्जांपल अगर +5 प्लस -5 लिखा है तो या तो +5 की तरफ जाएगी या तो -5 की तरफ जाएगी। तो इस पे फर्स्ट स्टेप पे दे दिया है कि इस पे कहां से आएगा, ये फर्स्ट स्टेप पे इन्होंने फर्स्ट स्टेप पे इन्होंने क्या किया कि साइन के साथ उन्होंने इंटीजर ले लिया है, फिर साइन इंटीजर, उसके बाद कोई पॉजिटिव इंटीजर और ले लिया कि सपोज 17 है तो उस पर +1 फिर 17, उसके बाद 2 अलग इंटीजर आ जाएगा। फिर साइन को उन्होंने ले लिया कि साइन या तो प्लस हो सकता है तो माइनस हो सकता है। इंटीजर क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि इंटीजर क्या होगा, कोई डिजिट ही होगा, अल्फाबेट इंटीजर नहीं हो सकता। अब इंटीजर के बाद इंटीजर के साथ एक और डिजिट हो सकता है। बेसिक क्या है, इन्होंने पहले पूरा डिस्क्राइब कर लिया कि चीजें कैसे चल सकती हैं, मतलब उसके प्लस माइनस क्या सब हो सकते हैं उसको पूरा डिस्क्राइब कर लिया है कि डिजिट क्या हो सकता है, डिजिट 0 से लेके 1 तक ही होगा, डिजिट 0 से लेके 1 तक ही होगा। जिस पे 1 अब 55 आ रहा है तो ये भी तो 0 से लेके 1 तक के बीच पे ही लाइक कर रहा है। 0 से लेके 1 तक मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा 1, ऐसा नहीं कि 0 से 1 मतलब 0.1 0.2, नहीं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा टीओसी पढ़ रहे हैं तो इतना तो विवेक बुद्धि होनी चाहिए, है ना। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, फिर यहाँ पे दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर है तो उसमें नॉन जीरो डिजिट होंगे, और अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो आगे इंटीजर होगा फिर नॉन जीरो डिजिट, ठीक है।
फिर इस पे बना दिया उन्होंने, उस पे क्वेश्चन पे था कि बनाना है अपन को, तो कोई बात नहीं। साइन इंटीजर ले लिया है। साइन इंटीजर को पहले साइन इंटीजर है तो पहले साइन देखेंगे कि क्या साइन है, उसका अलग से इंटीजर लेंगे। अगर इंटीजर का सिंगल डिजिट का है तो उसको अगर इंटीजर यहाँ पे देखा जाए सिंगल डिजिट पे होता तो ये इतना आ जाता, अपन को कोई इतना ज्यादा लोड ही नहीं लेना था। लेकिन अब क्या है कि अगर 2 डिजिट का है तो उसको फिर एक डिजिट को डिवाइड करो, फिर उसको फिर एक इंटीजर डिवाइड करो। अब क्या बोलते हैं, अगर ये फिर एक इंटीजर के साथ डिजिट आ रहा तो ये इतना आ जाता। अब इतना नहीं आ तो फिर यहाँ पे एक डिजिट आ रहा है, तो क्या है ये ऐसे ऐसे अपने ऐसे ये जड़ें फैलाता जाएगा। एक अपन का रूट हो गया और रूट से चीजें ऐसे नीचे जाने लगी। अब साइन इंटीजर की बात अगर हो गई हो तो अब अपन साइन डेसिमल इंटीजर के पास आते हैं। साइन डेसिमल इंटीजर को भी अपन ने डिवाइड किया कि साइन क्या होगा, उसके बाद ये इंटीजर क्या होगा, उसके बाद पॉजिटिव क्या होगा, ऐसा करके इसको अपन बना सकते हैं। तो इस पे जोड़ देने वाली बात है ही। साइन नंबर ये तो पहले ही बता दिया हूँ कि अच्छा गिव द बेकर्स नॉर्म फॉर्म ऑफ द ग्रामर। तो इस पे अपन को ग्रामर का बेकर्स नॉर्म फॉर्म देखना है। तो पहले बेकर्स नॉर्म फॉर्म होता क्या है, कहाँ से वो आया, क्या होता है, ये जानकारी। तो अब अपन बेकर्स नॉर्म फॉर्म देखते हैं कि बेकर्स नॉर्म फॉर्म होता क्या है, और ये पाणिनि ऋषि का बेकर्स नॉर्म फॉर्म से क्या संबंध है, या बेकर्स नॉर्म फॉर्म का पाणिनि से क्या संबंध है, या दोनों का आपस में क्यों मेल भाव है, या मैंने उनको यहाँ पे क्यों लिखा जब अपन को केवल बेकर्स नॉर्म फॉर्म की बात करनी थी। तो यहाँ पे देखते हैं कि पाणिनि ऋषि की फोटो है। अब फोटो तो सही है कि गलत वो तो नहीं बता सकते, क्योंकि ये चौथे या छठवें बीसी पे थे, काफी पुरानी बात हो गई। और इनकी तो ये फोटो तो सही है, ये बेकर्स नॉन भाई साहब की फोटो है। एक बेकर्स थे, एक नॉर्थ थे, दोनों ने कोलैब किया, दोनों के कोलैबोरेशन से बेकर्स नॉर्म फॉर्म बना, जिसको बीएनएफ भी कहा जाता है। एक होता है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, जो डीबीएमएस में लोग पढ़ते हैं, तो वो अलग है, ये अलग है ना। लोग क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं और फिर युद्ध हो जाता है कि वो काफी अलग चीज है, ये काफी अलग चीज है, दोनों को तो कहीं से संबंध भी नहीं है। हालांकि दोनों कंप्यूटर के क्षेत्र के हैं तो दोनों का संबंध कहीं ना कहीं होता होगा, कम जानकारी इस विषय पे तो, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। तो देखा जाता है कि जो पाणिनि ऋषि थे, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को ही उस समय अपने थ्रू इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया था, जो आज कंप्यूटेशनल लैंग्वेज बेकर्स नॉर्म फॉर्म में अपन देखते हैं। कंप्यूटेशनल लैंग्वेज पे बेकर्स नॉर्म फॉर्म में देखते हैं, वो पाणिनि ऋषि ने संस्कृत पे ही कर दिया था। तो ऐसा विशेषज्ञों का कहना है कि वो जो पावर जो संस्कृत लैंग्वेज के थ्रू उन्होंने किया था, और जो बेकर्स नॉर्म फॉर्म बेकर्स नॉर्म ने अभी किया था, 1960 पे बेकर्स नॉर्म फॉर्म आया था, तो वो दोनों की पावर एक ही है। यानी जो सनातन संस्कृति में, ऐसा कहा भी जाता है कि जो पहले काफी चीज सनातन संस्कृति पे हो चुकी हैं, वही साइंटिस्ट लोग या उसी का रेफरेंस लेके आज चीजें हो रही हैं, चाहे वो हॉस्पिटल एरिया पे हो, चाहे वो फायर एरिया पे हो, चाहे वो सर्जरीज हो, जैसे पहले सर्जरी किसी ने की। ये काफी वास्ट फील्ड है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है बेकर्स नॉर्म फॉर्म। तो अगर कोई पूछ ले कि बेकर्स नॉर्म फॉर्म होता क्या है, बेकर्स नॉर्म फॉर्म कब आया, तो उसके लिए छोटी जानकारी कि 1960 पे बेकर्स नॉर्म फॉर्म आया था। दो साइंटिस्ट थे, जिन एक का नाम था जॉन बेकर्स और दूसरे का नाम था पीटर नॉर। तो उन्होंने जॉन बेकर्स से बेकर्स ले लिया, पीटर नॉर से नॉर ले लिया, और यहाँ से बेकर्स, यहाँ से नॉर, बन गया बेकर्स नॉर्म फॉर्म। बीएनएफ फॉर्म भी कहा जाता है, पर बीएनएफ फॉर्म यूजली कम ही लोग कहते हैं, क्योंकि ये डीबीएमएस वाला बीएनएफ से लोग इसके संबंध जोड़ देते हैं, जो कि दोनों पे काफी अंतर है, बता चुका हूँ इसकी। तो बेकर्स नॉर्म फॉर्म पे कहा यह जाता है कि वो डिस्क्राइब करता है सिंटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज। जो भी फॉर्मल लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेकर्स नॉर्म फॉर्म उसके सिंटेक्स को बताता है। और क्या डिस्क्राइब करता है, मेटाफिक्स नोटेशन फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। जो भी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है उसकी मेटाफिक्स नोटेशन को वो बताता है। अगर इस एक्सप्रेशन, इस सिंबल की बात की जाए, जो कि 4 डॉट और 1 = है, तो वो नॉन टर्मिनल वेरिएबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट मस्ट बी रिप्लेस विद राइट, जो भी लेफ्ट पे उसको राइट से रिप्लेस करना है। कंप्यूटर लैंग्वेज पे क्या है, एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, तो एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टर्मिनल या तो नॉन टर्मिनल, या तो टर्मिनल वैल्यूज को रखेगा या तो नॉन टर्मिनल को रखेगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि वन और मोर लोअर केस लेटर। हमारे पास एक या एक से ज्यादा लोअर केस को लेटर को दिया गया है। अब यहाँ पे आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के बाद हमारा वही सिंबल दे दिया गया है। फिर इसको एलसी लेटर, पाइप सिंबल का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद फिर एक आइडेंटिफायर हो सकता है, फिर एक एलसी लेटर आ सकता है।
अब चूंकि अपन को पता है कि इस पे लोअर केस लेटर दिया है तो लोअर केस लेटर ए, पाइप सिंबल बी, पाइप सिंबल सी, यानी ए टू जेड तक हो सकता है। तो ये तो नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन। अब यहाँ पार्ट बी पे दिया है, पार्ट बी अगर ये पार्ट बी कर दिया, इस पे देखा जाए क्या है कि एटलीस्ट 3 बट नो मोर 6 लोअर केस लेटर। अब यहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट यानी कम से कम 6, एटलीस्ट 3 सॉरी कम से कम 3 बट नो मोर देन 6, यानी कम से कम 3 है लेकिन 6 से ज्यादा लोअर केस लेटर नहीं हो सकते। तो फिर उन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफायर, तो माउस कहाँ चला, हाँ मेन पे तो ये आइडेंटिफायर लिया, फिर उन्होंने वो सिंबल का इस्तेमाल किया, फिर 3 की बात की गई थी, यहाँ पे 3 एलसी लेटर ले लिए, विद पाइप सिंबल उन्होंने ऐड कर दिया। अब उसके बाद नॉट मोर देन 6 बोला था, तो उसके बाद 6 एलसी लेटर ले लिए, फिर दोनों को एक्सप्रेशन को कंबाइन किया, फिर उन्होंने लेटर को लिखा तो ए से लेके जेड तक लेटर आ गया। फिर थर्ड क्वेश्चन भी उन्होंने दिया है, थर्ड क्वेश्चन भी उसको आगे देख लेते हैं कि क्या कैसे उसका हो रहा होता है। पार्ट डी वाला पार्ट थोड़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं कि अ लोअर केस लेटर फॉलोड बाय अ डिजिट और अंडरस्कोर फॉलोड बाय 3 न्यूमेरिक 4 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और लोअर अपर केस लेटर एंड डिजिट विद इन अपर केस। तो इस पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा इस पे अल्फा न्यूमेरिक कीज भी आ जाएंगी, इसमें डिजिट्स भी आएगा, उस पे लेटर्स, फिर अल्फा न्यूमेरिक कीज भी आ रही है, डिजिट भी आता है, आइडेंटिफायर है, फिर वही उन्होंने सेट ऑफ एक्सप्रेशन नॉन एक्सप्रेशन को लिया, फिर पाइप सिंबल से उसको डिनोट किया। यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो एक्सप्रेशन के बाद वाला जो आइडेंटिफायर है जो कि क्या था 4 डॉट और एक इक्वल टू, बार बार आएगा, जिसके थ्रू बताएगा कि वैल्यूज ए से लेके जेड तक होंगी, या तो 0 से लेके 9 तक होंगी, कैपिटल ए कैपिटल बी भी होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी भी होगा। तो ऐसे करके उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है। अब अगर देखा जाए तो आइडेंटिफायर, फिर एक और दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है कि गिव प्रोडक्शन रूल इन बेकर्स नोट फॉर्म, बेकर्स नोट फॉर्म का प्रोडक्शन रूल देना है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन इन क्या है छोटा, हाँ, इन कैन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद लेटर अंडरस्कोर देन फॉलोड बाय वन और मोर लोअर केस अपर केस लेटर अंडरस्कोर। तो फिर इस पे लिखेंगे लेटर्स पे स्टार्टिंग उन्होंने दी है, क्या कैसा है उस पे सब दिया है, आइडेंटिफायर सेट ऑफ टर्मिनल नॉन टर्मिनल होंगे, लेटर्स हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, सिंबल हो गया, फिर लेटर को उन्होंने डिवाइड किया है कि लेटर क्या हो सकते हैं, या तो लेटर होंगे या तो सिंबल होंगे, पाइप सिंबल के थ्रू उन्होंने इसको विभाजित किया है। लेटर्स को फिर उन्होंने क्या विभाजित किया कि या तो डिजिट होगा या तो लेटर होगा, लेटर होगा तो फिर लेटर होगा, लेटर के साथ लेटर तो आ सकते हैं ना, कितने भी लेटर हो सकते हैं, ए के साथ बी भी आ सकता है, बी के साथ सी भी आ सकता है, तो पूरा ए से लेके सी तक का पूरा वो बंच बन सकता है। और अगर कैपिटल के लिए तो भी ए से लेके बी सी तक पूरा बंच हो सकता है, कोई इस पे वो लोड की बात नहीं है, तो ऐसे वाला हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि गिव प्रोडक्शन रूल इन एक्सटेंडेड बेकर्स नोट फॉर्म दैट जनरेट्स ऑल डेसिमल। यहाँ पे ध्यान देने बात है, यहाँ पे केवल पूछा गया था कि बेकर्स नॉन फॉर्म पे है, अब यहाँ पे पूछा गया है क्या कि एक्सटेंडेड बेकर्स नॉन फॉर्म में, तो थोड़ा तो कुछ तो इस एक्सटेंडेड शब्द का मतलब यहाँ पे ज्यादा होगा। आगे देखते हैं, न्यूमेरिक कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑप्शनल साइन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड अ डेसिमल फ्रैक्शन दैट इज ईदर द एम्प्टी और अ डेसिमल पॉइंट फॉलोड बाय ऑप्शनल। तो क्या न्यूमरल्स वैल्यू लेंगे, साइन लेंगे, अब साइन क्या पॉजिटिव माइनस होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। नॉन डिजिट जीरो लेंगे, नॉन डिजिट जीरो डेसिमल होगा कि नहीं होगा, ये भी एक प्रश्न है। पाइप सिंबल, साइन, फिर प्रश्न प्लस है कि माइनस है, जीरो जीरो को डेसिमल में लेना है कि नहीं लेना है, फिर इसके बाद साइन, सेट ऑफ टर्मिनल, नॉन डिजिट जीरो को भी सेट ऑफ टर्मिनल, नॉन डिजिट जीरो यानी वो 1 से 9 होगी, डिजिट जीरो, अब नॉन जीरो जीरो होगा नहीं तो जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे, डेसिमल है डेसिमल वाले वैल्यू नहीं लेंगे, यानी पॉइंट डिजिट को अपन क्या एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद फिर एक्सटेंडेड नॉट फॉर्म का एक और क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन रूल बताना है, आइडेंटिफायर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आइडेंटिफायर्स, फिर वही अपन का एक्सप्रेशन वाला सिंबल, फिर लेटर सिंबल, अब लेटर सिंबल को भी लेटर पे विभाजित किया गया, और सिंबल्स को फिर लेटर्स या तो डिजिट होंगी, लेटर या तो लेटर या तो लेटर, सेम कंसेप्ट बार बार आ रहा है, चीजें वही हैं, चीजों में कुछ अंतर नहीं है, बार बार समझने अच्छा है, उसको एक दो क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें ABCD अल्फाबेट्स और डिजिट के बीच पे घूम रही हैं, इस पे इतना ज्यादा लोड देने का ही नहीं है, जो जिस पे ज्यादा लोड देना है वो आगे आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर ईच ऑफ स्ट्रिंग वेदर इट इज पोस्टफिक्स नोटेशन और एक इनफिक्स नोटेशन होता है। पोस्टफिक्स नोटेशन और इनफिक्स नोटेशन पे जानकारी लेते हैं कि उस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अपन का पहला क्वेश्चन दिया गया है, द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच हैज गिवन टू अस इज ABC स्टार प्लस। तो लेट अस सी एक्सप्रेशन, नाउ एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टर्म एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर कैन बी ऐड ऑपरेटर, multiply operator, divide operator, subtract operator and some factors is also given। अपन को पोस्ट फिक्स में चेंज करना था, तो a term can be divided into expression can be divided into terms and any type of operator। Now the term can be divided into factor,
Factor means we can break that term. Expression can be broke down into terms, and terms can be break down into expressions. Sorry, factors. So factor. Now this factor is connected with multiply operator and addition operator we already have. Now we get that the factor is having some type of identifiers. This factor is having identifiers, so this identifier आ गया, कोई बात नहीं. x प्लस y को नॉट जनरेटेड लिखा गया है क्योंकि इसका बेकर्स नॉट फॉर्म इसका पोस्टफिक नोटेशन नहीं बनाया जा सकता. अपन को क्वेश्चन पे पोस्टफिक दिया था तो अपन पोस्टफिक है, इनफिक्स की बात अगर नेक्स्ट कमिंग वीडियोस पे होगी तो अपन करेंगे. सी क्वेश्चन पे क्या था कि एक्स वाई माइनस जेड स्टार, एक्स वाई माइनस जेड स्टार भी इक्वेशन में, फिर इसको टर्म्स पे डिवाइड करेंगे जो कि एक फैक्टर्स पे होगा, फिर वो फैक्टर पे जाएगा, फिर वो फैक्टर्स आइडेंटिफायर बनेगा, फिर उस आइडेंटिफायर के साथ मल्टीप्लाई ऑपरेटर होगा, या तो सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर होगा, या तो फिर ऐड ऑपरेटर होगा. यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेटर का भी यूज किया फैक्टर के साथ, यहाँ पे आइडेंटिफायर जो कि फैक्टर के बाद आइडेंटिफायर बन जाता है, उस आइडेंटिफायर का भी यूज हुआ है, ऐड ऑपरेटर का भी यूज हुआ है. यहाँ पे हो गया. डी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इस पे ज्यादा अपन को न्यूमेरिक अल्फाबेट्स दिए हैं कि W(x,y,z) माइनस स्टार और ये ऑपरेटर दिया हुआ. टर्म्स को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, फिर जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर है वो पाइप सिंबल के थ्रू ये कनेक्ट हो जाते हैं. फिर फैक्टर्स के थ्रू उसको फिर डिवाइड किया, फिर कितने फैक्टर पे डिवाइड हो सकता है. अगर फैक्टर पे डिवाइड हो रहा है तो फिर उसका मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी दो होंगे, अगर 4 पे है तो 2 मल्टीप्लाई होंगे जो उनको कंबाइन कर रहे होंगे. फैक्टर ले लेंगे, फिर टर्म्स लेंगे, फिर ऐड ऑपरेटर होगा जिसके थ्रू सारी चीजें ऐड होंगे, फिर यहाँ पे ऐसे ऑपरेटर लेके उसको सॉल्व कर देंगे. ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन भी है, इसको भी कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन बेसिक मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे तोड़ना है, कैसे एंड तक पहुंचना है. इस पे इसको इतना सॉल्व करने के बाद इसको डायरेक्ट भी कर सकते कि ए डी माइनस स्टार है तो क्या बोलते हैं आइडेंटिफायर ऐड ऑपरेटर मल्टीप्लाई ऑपरेटर. आप यहाँ पे सोचोगे ऐड क्यों नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है. अगला क्वेश्चन है यूज बेकर्स नॉट फॉर्म टू डिस्क्राइब द सिंटैक्स ऑफ एक्सप्रेशन इन फिक्स नोटेशन वी आर सेट ऑफ. क्वेश्चन देख लेते हैं. फॉर ईच ऑफ द स्ट्रिंग ग्रामर दिया है यहाँ पे. वैसे ही क्वेश्चन है, एक नॉट जनरेटेड क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा वैल्यू फुलफिल नहीं कर रहा है तो इसको नॉट जनरेटेड लिख देते हैं, इस पे ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है. ठीक, बी वाले पे आ जाते हैं कि ए बी स्लैश और सी ए कटा है बी प्लस सी कटा है डी, इसका थोड़ा गलत हो गया है दर्शाना. देखते हैं एक्सप्रेशन हो गया, वो एक्सप्रेशन को टर्म्स में बांटा, टर्म्स 2 टर्म हो गई, एक टर्म ए बी हो गई, एक टर्म सी डी हो गई और बीच पे उसने प्लस लिया. अब ए और बी क्या है, फैक्टर है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल ए बी, तो ए बी फैक्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, फिर ऐड फैक्टर मल्टीप्लाई फैक्टर. जो फैक्टर है वो आइडेंटिफायर है तो आइडेंटिफायर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आइडेंटिफायर, फिर प्लस ऐड ऑपरेटर आइडेंटिफाई मल्टीप्लाई आइडेंटिफायर. नॉर्मल आ गया, ये भी वैसे ही था. सी वाला भी है. डी वाला नॉट जनरेटेड है क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन को फुलफिल नहीं कर रहा है, नॉट जनरेटेड. सी वाला है कि एम स्टार एन प्लस डी, तो फिर वही टर्म्स डिवाइड करो, फिर उस पर फैक्टर बात करो, फिर फैक्टर. अगर है ए बी सी तो हो जाएगा ए बी सी अलग अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑपरेटर बीच पे लग जाएंगे क्योंकि तीनों को जोड़ना भी तो है बात पे, तो आइडेंटिफायर हो जाएगा, फिर आइडेंटिफायर मल्टीप्लाई ऑपरेटर आइडेंटिफायर ऑड ऑपरेटर हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये. तो यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड आउट ऑटोमेटा, मेन क्वेश्चन चालू होता है कि फाइंड आउट ऑटोमेटा क्या होता है. खाली हो तो चलो काम की बात. फाइंड आउट ऑटोमेटा की यहाँ पे मैंने ये क्या बोलते हैं डेफिनेशन दे दिया. अब इसको स्लाइड को रोक के डेफिनेशन कर सकते हैं. ये मेरा चेहरा आ रहा होगा, इसको ऊपर कर दूंगा बाद में कहीं. यहाँ पे फाइंड आउट ऑटोमेटा 5 टपल होता है. 5 टपल के अंदर 5 वैल्यूज होती हैं. 5 वैल्यूज क्या होती हैं दर्शाया गया है कि जो क्यू होता है वो स्टेट्स होता है, जो समेशन सिंबल होता है वो अल्फाबेट्स होता है, जो डेल सिंबल होता है वो ट्रांजिटिव फंक्शन होता है, जो क्यू नॉट होता है तो क्यू जीरो होता है वो स्टार्ट स्टेट होता है. स्टार्ट स्टेट है तो एंड स्टेट भी होगी जिसको अपन कहते हैं स्टेट दैट एक्सेप्ट स्टेट, सेट ऑफ एक्सेप्ट स्टेट, है ना. अब यहाँ पे देखते क्वेश्चन दिया है कि ठीक अपन को एक ऐसी स्ट्रिंग लेनी है जिसका एंडिंग वैल्यू 0 1 0 होना चाहिए, आगे कोई भी वैल्यूज हो. तो अपन मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 लेंगे 0 लेंगे 1 लेंगे वापस से 0 ले लेते हैं. अब यहाँ पे मैंने बनाया है कि Q0, अगर Q0 पे 0 या 1 आ रहा है तो सेल्फ लूप बना दिया कि उसी पे आ जाए क्योंकि कहीं जाने का मतलब ही नहीं. अब वापस मेरा सिंबल क्या है 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 ले लिया. ठीक है, यहाँ पे वापस से 1 बोला, मैं वापस से 1 पे जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं. अगर 0 पे होता तो मैं Q4 पे आ जाता, डेड स्टेट हो जाती,
और उसके बाद देखते फिर क्या हो रहा होता है। अब 1 पे आ गया, अब वापस मेरे पे 0 है तो मैंने 0 पे आ गया। अब यहाँ पे Q3 हमारी फाइनल स्टेट है, यानी Q3 हमारी ये फाइनल स्टेट आ गई, यानी हमारा ये वाला जो ऑटोमेटिक, ये हमने जो फाइनाइट ऑटोमेटा की जो मशीन बनाई वो सही है, हमारी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रही है। इस पर आप और कोई वैल्यूज डाल दीजिए, वो या तो डेड स्टेट पे चले जाएगी, वो फाइनल स्टेट पे नहीं आएगी। तो ये बेसिक सी चीज थी। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे पुश डाउन पीडीए की बात की गई है। पीडीए क्या होता है? पीडीए हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, जो कि एडवांस वर्जन या तो हल्का फाइनाइट ऑटोमेटा जो भी था उसका ऊपर वर्जन देखा जाता है। टाइप 2 ग्रामर पे आता है। पुश डाउन ऑटोमेटा पे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है, जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है वो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है। और आगे देखते हैं कि इस पे लास्ट वाले क्वेश्चन पे ऐसे कुछ रूल्स वगैरह उस पर ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहे होते थे। जो फाइनाइट ऑटोमेटा था वो डायरेक्ट बन जा रहा होता था, लेकिन जो पुश डाउन ऑटोमेटा उस पर सेवरल सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करने के बाद इसका जो आउटपुट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सेवरल सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं। इसमें कई सारे रूल्स बाईपास भी हो जाते हैं, लेकिन ये पूरे रूल्स हैं कि Q0 010 हमारी स्ट्रिंग जो एक्सेप्टेड थी, जो लास्ट होना चाहिए वो 010 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 010 लिया। तो बीच पे स्ट्रिंग थी, आगे से पीछे वैल्यू 010, फिर हमने 0 को लिया, 0 के साथ क्या रूल्स हो, Q1 होगा तो स्टेट चेंज होगा। फिर 10 पे हमने 1 को लिया, फिर वही स्टेट पे रहेगा, स्टेट चेंज नहीं हो रही है। फिर 0 ले रहे हैं तो फिर वो स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज होगी तब ना वो कुछ आगे वैल्यू देगी। तो ये ऐसे सॉल्व होता है पुश डाउन ऑटोमेटा। इसके अपकमिंग वीडियोस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बेसिक नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा। मेन तो अब आती है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन सबसे ज़्यादा लेवल की मशीन होती है, मतलब एट लास्ट लेवल ऊपर जाए तो लेवल 0 को, टाइप 0 ग्रामर को ट्यूरिंग मशीन ही कहा जाता है, जो कि अनडिस्ट्रिक्टेड ग्रामर को लेती है, जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है, वो रिकर्सिव इन्यूमरेबल होती है। ट्यूरिंग मशीन 7 टपल मशीन होती है, जिसके सिंबल ये पे नीचे आप पे दिए हैं। इसको माउस का, हाँ, स्लाइड को आप रोक के देख सकते हैं कि क्या क्या होता है उसमें। क्यू होता है, एक्स होता है। और बेसिकली ट्यूनिंग मशीन में टेप का यूज किया जाता है, इन्फिनाइट लेंथ टेप का यूज किया जाता है। टेप जो अपन टेप डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, अगर इसका मैं डायग्राम हो तो ये टेप ऐसे करके बनता है टेप। इस पे रीड और राइट ऑपरेशन होते हैं, ये ऐसे करके टेप बनता है ना। तो बेसिकली टेप पे वैल्यू स्टोर करता है ये, क्या नाम है इसका, ट्यूरिंग मशीन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन सारे वही है कि स्ट्रिंग जो है 010 से खत्म हो रही है, लेकिन यहाँ पे हर जगह ट्विस्ट ये हो रहा है कि एक फाइनाइट ऑटोमेटस करना है, कोई पुश डाउन ऑटोमेटस करना है, और कोई क्या बोले ट्यूरिंग मशीन से करना है। अब एंड विद 01, तो यहाँ पे 0 लेंगे, फिर 01 लेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, फिर बैक जाना है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो उस पर मैंने Q0 पे लिया। अगर Q0 पे बैक होके लेफ्ट हो रहा है तो मैं सीधा आगे चले जाऊंगा, बैक हो रहा है और राइट हो रहा है तो मैं उसी पे चले जाऊंगा, कहीं मेरे को जाने की आवश्यकता ही नहीं। और 1 के साथ अगर राइट जाना है, या तो 0 के साथ राइट जाना है, तो मैं वहीं पे आ जाऊंगा, क्योंकि वापस मेरे को वही स्टेट पे आ जाना है। वापस गया। अब 1 लेके लेफ्ट जाना है तो मैं ये वाली स्ट्रिंग पे आ जाऊंगा, ये वाली स्टेट पे आ जाऊंगा। अगर मेरे को 0 जाके बैक लेके लेफ्ट पे लेना है तो मैं Q2 पे आ जाऊंगा। ऐसे क्या बोलते हैं, जब 1 लेके बैक लेके लेफ्ट लेना है तो मैं Q3 पे आ जाऊंगा। यहाँ पे एक फाइनल स्टेट मेरे को Q3 या Q5 मिल जाएगी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 1 लेके मैं लेफ्ट चला जाऊंगा, या तो यहाँ पे 0 बाइक लेके मैं राइट पे चला जाऊंगा। तो ये मतलब है छोटी छोटी चीजें, पर इस पे क्या है, बेसिक नॉलेज होना इनकी बहुत जरूरी है। क्योंकि हालांकि असल पे बच्चे, स्टूडेंट्स या हम ही लोग हैं, ये चीजें भूल जाते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। इस पे हमको विशेष ध्यान देना हो रहा होता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्यूरिंग मशीन डेट एक्सेप्ट लैंग्वेज। यहाँ पे एक लैंग्वेज दी गई है। अब जैसे पता है कि टाइप 0 की ग्रामर है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड इन्यूमरेबल ग्रामर होगी। अनरिस्ट्रिक्टेड इन्यूमरेबल ग्रामर या तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर। स्ट्रिंग लैंग्वेज दिया गया है कि 01 हैश प्लस 10 हैश, मल्टीप्लाई का सिंबल है हैश और स्टार, है ना, सॉरी गलती होगी। अब यहाँ पे हम Q0 से चालू करते हैं। अब Q0 से चालू करते हैं तो बैक राइट ले लेंगे। फिर अपन को यहाँ पे x दिया है तो यहाँ पे x ले लेंगे, 0 x बोले तो या तो स्टार लो ना। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद या तो Q4 पे डायरेक्ट करते हैं। अगर 1 के साथ y आ रहा है तो राइट पे लेके अपन सीधा ये Q4 वाले स्टेट पे आ सकते हैं। और या तो नहीं आना है Q4 वाले पे तो सीधा पहले तो Q2 पे जा सकते हैं। Q2 पे जाने के बाद या तो सेल्फ लूप्स लेके उसी पे आएंगे, अगर स्टेट वही रहेगी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है जाने की। अब Q2 के बाद भी दो वैल्यूज खुलते हैं, या तो 0 लेके राइट लेके Q4 पे आ जाओ, या तो बैक लेफ्ट लेके क्या बोलते हैं Q3 पे आ जाओ। अब Q3 कहाँ कहाँ जा रहा है, Q3
जहाँ कहीं नहीं रहा है Q3 एक फाइनल स्टेट कहा जा सकता है, क्योंकि देख सकते हैं कि कोई भी Q3 से बाहर नहीं निकल रहा है। बल्कि Q3 पे क्या क्या आ रहे हैं, Q2 आ रहा है, एक ये Q6 आ रहा है, और एक ये Q5 यहाँ से एक लंबा सा ये लूप बना के यहाँ पे आ रहा है। अब Q5 कहाँ पे जा रहा है, या तो वो Q4 पे जा रहा है 1 1 लेफ्ट लेके, Q6 पे जा रहा है वो 0x राइट लेके, है ना। तो ये यहाँ पे ये हो गया Q1। यहाँ पे अपन ने ध्यान नहीं दिया कि Q0 Q5 पे जा रहा है, Q5 डायरेक्ट यहाँ पे भी जा रहा है। मेन अपन को Q3 पे एंड स्टेट पे एक्सेप्ट करवाने कैसी स्ट्रिंग बनानी है, तो इसका ऐसा डायग्राम बनेगा। ये देख के इतना हैवी लग रहा होगा, लेकिन अगर इसके बेसिक क्वेश्चन अपन को आ रहे होंगे, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये भी वही है कि 0 1 स्टार प्लस 1 0 स्टार की लैंग्वेज को, ये क्वेश्चन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट, मशीन ट्यूनिंग मशीन को एक्सेप्ट करवानी है। यहाँ से फिर ये Q6 भी Q3 पे चला जाएगा, फिर ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा, फिर ये Q5 से जा रहा है, Q4 कहाँ पे जा रहा है, Q4 भी कहीं पे नहीं जा रहा है, Q4 पे भी सब लोग आ रहे हैं, ये यहाँ पे Q4 पे सब लोग आ रहे हैं, बाकी सब ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्ट, आखिरी स्लाइड। कंस्ट्रक्ट अ पुश डाउन ऑटोमेटा इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग दिया गया है कि 0 0 पे भी जा रहा है। तो पहले अपन स्टेट्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेट्स हो सकती हैं। इनिशियल स्टेट होगी, और स्टेट फॉर हैंडलिंग 0 प्रोडक्शन जो होगा उसको हैंडल करेगा, जो 1 प्रोडक्शन होगा Q2 को हैंडल करेगा। स्टेट फॉर हैंडलिंग द सेकंड 0, 2 0 आ रहे हैं तो उसको भी हैंडल करेगा, और जो Q4 हो जाएगी वो मेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी। तो टेस्टिंग टेस्टिंग ये थोड़ी गलत होगी यहाँ पे, ये यहाँ पे गलत हो गई। यहाँ पे ये 0 1 0 की पावर 4 है, यहाँ पे ये 4 डायरेक्ट लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको चेंज कर लीजिएगा। अब सब जगह यही है कि 0 1 कहीं, हाँ 0 1 0 की पावर 4। अब अप्लाइंग रूल 0 1 0 की पावर 4 और Q0 0 1 0 पावर 4 Z0, फिर Q1 के साथ आ जाएगा 0 1 0, फिर उसको 1 को ले लेगा, हटा देगा, एक्सक्लूड कर देगा, फिर सारे 0 ले लेगा, पावर 4 तो रहेगी। फिर Q3 के साथ केवल पावर 4 को लेगा और 0 0 1 को हटा देगा, फिर Q3 के साथ 4 को लेगा, Q2 के साथ 4 को लेके, Q2 के साथ Q4 को लेके, Q2 के साथ Q4 को लेके सब। यहाँ पे ध्यान देना, ये OZ है, OZ 0Z सॉरी, यहाँ पे 1Z है, यहाँ पे Z है। फिर यहाँ पे ये Q4 के 4 के साथ इसको एक्सेप्ट करवा रहा है। तो सबसे पहले ये तो मैंने डायरेक्ट करवा दिया। आप सोच रहे हो कि कहाँ से क्या सारी चीजें आ रही हैं, बेवकूफ बना रहा है। ये यहाँ पे ये रूल्स दिए गए, इस रूल्स के थ्रू मैं वहां तक पहुंचा। रूल्स यहाँ पे थे, मैं सोचा समय बचा ले, रूल्स ज्यादा बताया नहीं। रूल्स आप यहाँ पे स्लाइड को रोक के ये वाले रूल्स सब पढ़ सकते हैं। रूल्स पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि ट्रांजैक्शन रूल क्या है, कि कब इनिशियलाइज करना है वैल्यू स्टैक पे, कब Q1 पे रीड करके Q2 पे जाना है, कब Q2 पे जाना है, कब अपन को पुश करना है, कब हटाना है। तो यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स दिए, इसको देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक इकोसिस्टम है जिसपे मैंने बताया है कि कैसे जो नॉलेज होता है उसका ट्रांसफर होता है मेंटर टू लर्नर, और क्या होता है। तो ये एक इकोसिस्टम होता है। एजुकेशनल बेसिस पे देखे जाए तो इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं, या तो वो मेंटर होता है, या तो वो क्या बोलते हैं लर्नर होता है। मेंटर क्या होता है, मेंटर का काम होता है कि अपने स्टूडेंट को, या तो जो उससे लर्न कर रहा है उसको चीज़ें समझाना। अब आज की डेट पे जो लर्नर होता है वो अपने आप पे ही मेंटर होता है, जो करना होता है करता है, परमानंद की स्थिति पे रहता है, उसको किसी से मतलब ही नहीं। और गुरु की आवश्यकता होती है। आज नहीं, आज से प्राचीन काल में देखा जाए तो ऐसा कोई शिष्य नहीं होगा जिससे कोई गुरु नहीं होगा, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे वो भीष्म पितामह, कोई ना कोई उसके गुरु रहे होंगे। लेकिन आज के डेट पे ऐसा नहीं होता है। अब मेंटर द्वारा, ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था वो तो मेंटर द्वारा ही दिया गया था कि एक वीडियो बनानी है जिसकी पीपीटी बनानी है। पीपीटी थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, उस पर एनिमेशन होना चाहिए, कोड्स होना चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट बना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो मैंने सबने बनाई होंगी। अब ये नॉलेज नॉलेज यहाँ पे ये क्या है कि जो मेंटर है और जो लर्नर है, उनका जो नॉलेज होता है वो आपस में घूमता रहता है। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कहीं भी रोक नहीं सकते, नॉलेज को आप कहीं बांध के नहीं रख सकते। अगर आप वो बांध के रख रहे हैं तो नॉलेज ही क्या है, नॉलेज का तो फ्लो होते रहना चाहिए। तो बस यही था कि इकोसिस्टम पे मेंटर है, लर्नर है, गुरु की आवश्यकता होती है, जो उनके दिशा निर्देश पे चीजें दी गई होती हैं समय से कर लेना चाहिए, और समय बढ़ा दिया गया तो भी कर लेना चाहिए, करना तो आपको ही है, बस हो गया। ठीक ठीक है, मिलते हैं जब तक अगले के लिए। जय श्री राम। और मिलते हैं अगले किसी फिर वीडियो में, ऐसे ही थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या एनालिसिस और डिज़ाइन, या भी किसी भी ऐसे कंप्यूटेशनल वर्क के लिए, या तो किसी भी ऐसे टॉपिक को ले लेंगे। कोई भी टॉपिक हो सकता है वो, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे पढ़ाई का हो। तो मेन तो पढ़ाई का ही होगा, उस पर फिर अपन ऐसे फोकस करेंगे, फिर ऐसे थोड़ी समय देंगे। जब तक के लिए ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।
मिलते हैं अपन। ये मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ से वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।